न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। चीन जो है ऐसे मुल्कों की तलाश में है कि जिनमें ना कोई डेमोक्रेसी है, ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना कोई जुलूस निकलता है, ना जलसा हो सकता है, ना अवाम कोई किसी चीज़ पे वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो फिर वो लोकल रजीम के साथ मिल के ना जो लूट मार मचाते हैं तो उसमें फिर उनका पूछने वाला नहीं होता। इसलिए चीन के लिए बेस्ट जो फेवरेट 3 कंट्रीज़ हैं वो ये हैं। जो ये मैंने लंबी बात की, इसका मकसद ये था कि मैं ज़रा इसको सुनने वालों के लिए क्लैरिफाई करूं कि इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है जी। तो बात ये मैं कर रहा था कि ये सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये जो रियासतें आज़ाद हुई थी, इन्होंने डेमोक्रेसी का सफ़र किया, यूरोपियन यूनियन का इनमें से बाज़ हिस्सा बनी, लेकिन अल्टीमेटली वो इसी तरह के मुल्कों के साथ मिलके जिनमें एक नॉन डेमोक्रेटिक किस्म की रजीम है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना शुरू किया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 97-98 में जो ईस्टर्न यूरोप, ये बाल्कान की रियासतें हैं, इसमें 35 कंट्रीज़ थी जो प्रोग्रेस कर रही थी ऑन द फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी, और उनमें से अब फ्यू रह गई हैं जिनको आप डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, यानी फ्यू। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनका स्टेटस एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री चेंज हो गया है। और वो किसकी हेल्प और सपोर्ट से हुआ? चीन और रूस की। चूँकि चीन और रूस के लिए तो ये कोई मसला नहीं ना कि वह अंदर जो है डेमोक्रेसी है या नहीं, बल्कि नहीं है तो अच्छी है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। चूँकि डेमोक्रेसी के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी के साथ करप्शन ख़त्म होती है। करप्शन के जहाँ ख़ात्मा हो वहाँ पर इस तरह की इन्वेस्टमेंटें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं, चूँकि आपके हाथ कुछ नहीं आता। तो इस फार्मूले के तहत मैं आपको बताऊँ कि मसलन हंगरी है, हंगरी में बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेमोक्रेसी थी और ह्यूमन राइट्स भी थे 90s में। उन्होंने इसको रिवर्स किया 1 by 1, और देखते ही देखते अब जो है हंगरी, उसका एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नाम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की लिस्ट से निकल गया। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 21वीं सदी में इस तरह का एक रिवर्सल, और वहाँ जो एलीट है उसने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे राइट्स रिवर्स कर दिए। अब वहाँ एक ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट है जो ऑर्डिनेंस जो है वो मर्ज़ी जारी करे, जितने हुकूक मर्ज़ी मतल करे और जिस तरह का निज़ाम मर्ज़ी लाए। अब उनके पीछे, उनकी पुश्त पे जो आशीर्वाद है और जो सपोर्ट है मसलसल, वो चीन की है, खुसूसन इकानॉमी के हवाले से। चूँकि लोगों को वो दिखा रहे हैं कि देखें हम तरक्की कर रहे हैं, और अगर हमने तरक्की को पर तरजीह दी जमहूरियत को, यानी बातें करने को, तो फिर तो हम गए। और वो वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो चीन ने किया गुज़श्ता 30-40 साल में, कि चीन के अंदर अवाम के जो हुकूक सलब हुए, जो डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्ट्रिक्ट हुए, उनके जवाब में उन्होंने लोगों को कहा कि भाई हम तो तरक्की कर रहे हैं, हम आपको गुर्बत से निकाल रहे हैं। हमने मिलियंस की तादाद में लोगों को गुर्बत से निकाल दिया, भूख नंग से निकाल दिया। चीनी भूखे मरते थे, आलू खाते थे, आलू पे गुजारा करते थे। हमने इस मुल्क को बदल के रख दिया, तो आप कौन सी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं? ये एक अनफॉर्चुनेटली जो थीसिस था ना, ये तीसरी दुनिया के इस तरह के अंडर डेवलप मुल्कों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और इसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनली भी कोई रद्द अमल नहीं आया। चूँकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो एक ट्रेडिशनल रोल बनता था या वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो उन्होंने ख़ुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि वो जो पहले एक, चलो नाम ना ही सही, लेकिन एक जिक्र करते थे, उसको चूँकि अब सूरत हाल ये बन गई कि जिक्र भी कोई नहीं करता। तो इस तरह ये पूरी जो लैंडस्केप बदली। हंगरी के बाद अब पोलैंड भी उसी रास्ते पे है, और जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखे हुए, उनका ख्याल है कि बहुत जल्दी वहाँ डेमोक्रेसी जो है वाइंड अप हो जाएगी, और ये बातजरी सारा ईस्टर्न यूरोप जो है वो पहले की तरह वापस उसमें चला जाएगा, तरक्की करेगा, मुमकिन है चीन की मदद से ऑब्वियसली। लेकिन ये वहाँ के अवाम ने तय करना है कि उनको एक ऐसी तरक्की चाहिए जिस पे उनके आमरीत मसलत हो, या उन्होंने एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ना है जहाँ तरक्की भी हो और डेवलपमेंट भी हो। अब ये बात फिर घुमा फिरा के तो वापस चली जाती है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के और यूरोप के किरदार पे। चूँकि ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ मुल्क होते हैं जो इस मामलात में आगे आते हैं और वो इस तरह की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं,
या इस तरह की प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट करते हैं, ताकि मुल्कों की हौसला अफजाई होती है, उनको डेमोक्रेसी की तरफ रास्ते पे रखना पड़ता है। उनका कोई माशी मसला है तो उसमें उनकी मदद करनी पड़ती है, उनका कोई समाजी मसला है तो उसमें उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनके साथ होना पड़ता है। तो अब जब आप लोगों को अबेंडन कर दें, इस तरह के छोड़ के भाग जाएं, तो उनको फिर देखने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है। तो उन्होंने जो है वो चीन की टेक लेनी शुरू कर दी। अब मैं बात ये कर रहा था कि चीन जो है वो यूरोप तक पहुंचा हुआ था पहले ही। तो ईरान के अंदर जो इतना साजगार किस्म का माहौल उसके लिए बनता था, उसमें उसके ना इंटर होने की एक वजह तो पहले इंडिया थी, क्योंकि इंडिया उसके साथ एक पार्टनरशिप में आया हुआ था, तो उस वजह से भी एक थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब ये जो सिचुएशन हुई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि इंडिया ने ये देखा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी एक का इंतखाब करना है, तो ज़ाहिर है कि वाइज डिसीजन ये होगा, विजडम का तकाजा ये होगा कि हम अमेरिका के साथ जाएं। चूँकि इंडिया कोई रेवोल्यूशनरी कंट्री नहीं है रेडिकल के वो कहे कि जी हम अमेरिका को नहीं मानते और हम ये कर देंगे। वो तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से देख रहे हैं, और फ्यूचर की जो नई सफ़बंदियाँ हैं और उसमें जो नए स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस बन रहे हैं उस हवाले से देख रहे हैं। तो उस हवाले से अगर वो ये डिसीजन करते हैं कि हम ईरान के साथ जा रहे हैं और पोर्ट बना रहे हैं या इस तरह की तजारत कर रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक डिसीजन जो है वो किसी भी एतबार से इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए बेहतर ना होता। लिहाजा मैं इस गेम में ये, जैसा कि मैं इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि वहाँ पे बहुत बड़ा शोर पड़ा हुआ है कि देखें जी हम तो, हमें जो है वो डिच कर दिया गया, ईरान हमें छोड़ के चीन के साथ चला गया, हमारा बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम हो गया। मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए वेरी वेरी एक स्मूथ किस्म के प्रोसेस में एक स्मूथ किस्म का डिसीजन हुआ है, और एक नेचुरल एलाइज वाली बात जो है वो इस तरीके से जो है वो खुल के सामने आई है। तो इस हवाले से इसमें जो है अलबत्ता इसका आगे जो फ्यूचर की चीज़ें हैं देखें, उसमें तो हमने इसको एक वसी पिक्चर में देखना है कि ये चीन के लिए कोई हैरत अंगेज़ कारनामा या बहुत बड़ी कामयाबी नहीं, छोटी भी नहीं है, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, रिसोर्सफुल भी है बहुत सारे हवालों से। उसका ऑयल जो है वो चीन को चाहिए एक बहुत बड़ी तादाद में, और जवाब में ईरानियों को टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, जो कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल किस्म की चीज़ जो है वो बनती है। लेकिन जो इंटरनेशनली जो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं उसमें आप ये देखें ना कि आप दोनों तरफ नहीं हो सकते। अब ये बात भी कोई लाजम नहीं है कि आप किसी एक के साथ खड़े होकर लड़ें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इंडिया के लिए ज़रूरी नहीं कि वो चीन और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करे और दूसरे का दुश्मन हो जाए जी। मैं समझता हूँ कि चीन की ये जो पॉलिसी थी इंडिया की हिस्टोरिकली कोल्ड वार के दौरान, दैट वाज ए वेरी वेरी वाइज पॉलिसी, क्योंकि उसमें पंडित नेहरू या जो भी उस पॉलिसी के अंदर पिलर के तौर पे काम करता था, उसने अपने आप को इस तरीके से बैलेंस रखा कि एक वक्त में वो सोवियत ब्लॉक का हिस्सा भी बन गए, सोवियत यूनियन के साथ पार्टनरशिप भी उन्होंने कर ली, लेकिन ऐन उसी वक्त उन्होंने जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी ताल्लुकात को बहुत हद तक बहाल रखा, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। वेस्ट से उन्होंने असला ख़रीदा, स्वीडन से उन्होंने तोपें ली और सोवियत यूनियन से भी ली, उन्होंने जनाब जर्मनी से भी और दूसरे सारे ममालिक के साथ उसी तरीके से वो किया। तो वो अगर उस कोल्ड वार के दौरान इतने सक्सेसफुली आप बीच में प्ले कर सकते हैं, और इस सब से फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया कि एक तो उन्होंने सोवियत यूनियन से टेक्नोलॉजी ली और अपनी जो है वो इंडस्ट्री डेवलप की। यानी इस वक्त जो आपको हिंदुस्तान में इंडस्ट्री नज़र आती है, ज़ाहिर है इंडस्ट्री को रातों रात नहीं डेवलप होती कि ये कोई ओपननेस के बाद हुई, उसमें बहुत पीछे से एक जो है वो प्रोसेस चला, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जोड़कर अपने आप को गैर जानबदार भी शो किया। तो उस हिसाब से ये अब भी हो सकता था कि ज़रूरी नहीं कि आप चीन के साथ ख़िलाफ़ होके तो अमेरिका के साथ हो जाएं या उनके उसका हिस्सा बन जाएं, लेकिन उसमें जो नेचुरल अलाइंसेस बन रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उससे फिर इंडिया अपने आप को अलग रख भी नहीं सकता। Perfect. Thank you, Ms. Pashani. Viewers, please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you.
natural sweetener, Flavorol. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorol by Greenish. Flavorol from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back, viewers. Miss Bashani, we were still discussing the Char Bahar and the system in detail. हाँ, तो वो बाद में ये कह रहा था ना कि चाइसिस क्यों नहीं रहते कि मसलन अब जो कुछ साउथ चाइना सी में एक स्ट्रेटजिक सिचुएशन डेवलप हो गई है या पूरे एशिया में जो नए अलाइंसेस बन रहे हैं उसमें एक तरफ तो एक डेमोक्रेटिक ब्लॉक है या जो मुल्क जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है उनके दरमियान एक अलाइंस बनता है। जैसे आप देख लें जापान हो गया या इंडिया हो गया, तो वो फिर एक नेचुरल अलाइंस बनता है चूँकि किसी मुल्क के दरमियान किसी अलाइंस के लिए एक कोई कदर मुश्तरक होना ज़रूरी होती है। देयर शुड बी समथिंग इन कॉमन, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप है या अलाइंस है वो ज़्यादा अरसे तक चलता नहीं। दूसरा वहाँ पे जो गेम चेंज हुई है, ये जो पैसिफिक एग्रीमेंट था अमेरिका ने जो जिससे बाहर निकला है, उसकी वजह से ख़ुद एशिया के अंदर जो है अब एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि उसमें नई पावर्स जो हैं इमर्ज होंगी जिनका अपना अपना एक वहाँ पे रोल बनेगा, ख्वाह उसमें जो है वो जापान और इंडिया का